हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभाकर है। मैं अभी क्लास 10th की साइंस की क्लासेस ले रहा हूँ। इसके बाद मैथ्स और अलग और अदर क्लासेस आएंगी। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें कुछ पार्ट बचे हुए थे। आज पहले एक बार उसको रिवाइज करेंगे जो पुराना था, और उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है आज उसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो इसमें आपने पढ़ा था रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। दूध का जलना, दूध का फटना, जंग लगना, किण्वन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें या तो वस्तु की प्रकृति में या उसके पहचान में बदलाव आता है। तो अपक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, भौतिक और रासायनिक, हमने देखा था। फिर इसमें हमने उदाहरण देखा था, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था। ये उसकी रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो ये सफेद रंग का चूर्ण या मतलब राख की तरह यहाँ पे प्लेट में गिर जाता। ठीक है। और ये जो जलता था ये चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता था। श्वेत मतलब सफेद। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने लेड आयोडाइड का लिया था, जिसको आज फिर से एक बार देखेंगे दोबारा, आगे चल के है इसमें। और इसमें हमने देखा था कि दानेदार जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं उसमें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था रासायनिक अपक्रिया में कितने तरीके के चेंजेस होते हैं, परिवर्तन कितने तरीके के होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, या फिर तापमान में परिवर्तन। इसके बाद हमने रासायनिक समीकरण को देखा था कि कैसे लिखते हैं। हम अपनी भाषा में लिखने के बजाय दो दो तीन तीन लाइन लिखने के बजाय हम छोटे से में एक लाइन में समीकरण लिख देते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण भी देखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने शॉर्टकट में मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया। ऐसे ही इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एक रिएक्शन को। ठीक है, रिएक्शन समीकरण को, जिससे चीजें समझ में भी आ जाए क्या हो रहा है और हमें लिखना भी कम पड़े और थोड़ा अच्छा भी लगे देखने में। ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि जो एरो लगती है, इसमें एरो के लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक या फिर रिएक्टेंट, और राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट या फिर उत्पाद। ठीक है। इसके बाद हमने रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि देखी थी, उसके महत्व, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। अब हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है। परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड और राइट साइड, दाहिने और बाएं तरफ, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में मैंने बताया था कि ना तो वहां पे जोर रहते हैं ना आपके दानी, मतलब उसमें द्रव्यमान घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि अभिक्रियाओं का संतुलन कैसे करें। हमने उदाहरण लिया था आयरन और वाटर का रिएक्शन। ठीक है, इसको हमने संतुलित करके देखा था। तो मुझे लगता है कि आप लोग को याद ही होगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी कि तत्वों और यौगिकों के सूत्र नहीं बदल सकते। ठीक है, हमने इसीलिए हमने बक्से में बंद किया था कि बक्से के अंदर की चीजें बदलेंगी नहीं। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था भौतिक अवस्थाओं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये चार अवस्थाएं जो हैं, इसको हम क्यों लिखते हैं भौतिक अवस्थाओं को। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं की जरूरत है, क्योंकि पानी के सूत्र, रासायनिक सूत्र तो सेम होता है H2O, वो चाहे पानी हो, बर्फ हो या फिर भाप हो। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें एनोटेशन लगाते हैं लास्ट में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअली क्या है। ठीक है। और एक्वस विलयन के केस, विलयन के केस। ठीक है। और इसके बाद हमने ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, क्लोरोफिल, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी जड़ों से जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी पत्तियों से लेते हैं, और वाटर जो पानी जो जल से जड़ से जाता है, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल एक उत्प्रेरक है, मैंने आपको उत्प्रेरक बताया। ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, ये सारी चीजें। फिर हम पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है। पहला हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया, ये देखा था ना। इसमें चूना का हमने उदाहरण लिया था। ठीक है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने बोला था, सेकेंड, विस्थापन अपक्रिया। ये तीसरी टाइप की थी। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया जो हम आज पढ़ने वाले हैं।
तो पहला हमने संयोजन पढ़ा था, दूसरा वियोजन पढ़ा था या अपघटन पढ़ा था, उसको वियोजन या अपघटन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये थर्ड जो आज पढ़ने वाले थे, ये हमने विस्थापन अपक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक क्रियाकलाप एक दे रखा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना इस पे, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें। इसमें हम, इसमें एक्सपेरिमेंट दे हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, लोहा तो आप जानते ही हैं, लोहे की 3 कील लेते हैं। ठीक है, उसको फिर लोहे के 3 कील को रेगमाल से साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि कील में कहीं जंग वगैरह लगी हो, या फिर उसको साफ कर लेते हैं जिससे कि अदर जो मटेरियल उस पर कील पे लगे हों वो निकल जाए। अब इसमें 2 परख नली लेते हैं, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलेन लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलेन लेते हैं। अब ये देख रहे हो, दोनों कील को यहाँ पे धागे से बांध के लटकाया गया है, लोहे की कील। ठीक है, अब इससे होता क्या है, इससे 2 चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे अगले इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ जो पहला आपने ये फिगर, पहला चित्र देखिए, तो इसमें जो लोहे की 2 कीलें हैं, एक पहली कील है जिसको नहीं डुबोया गया था, हमने 3 कील लिया था ना, तो 2 को डुबोया डुबोया था, एक को नहीं डुबोया था। तो तीसरी कील ये है जिसको नहीं डुबोया गया था, इसका रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जैसा ही था। जो कील डुबोया गया था कॉपर सल्फेट के विलयन में, वो बाहर निकलने पर ये भूरे रंग की होगी, ब्राउन कलर की होगी। ठीक है, और जो कॉपर का विलेन था कॉपर सल्फेट, ये नीला था, और नीला से हो गया मैला। ठीक है, नीला से मैला हो गया, तो इसमें 2 परिवर्तन हुए। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि लोहे की कील का रंग भूरा कैसे हो गया, क्यों हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, कॉपर सल्फेट का जो विलेन था वो नीला था, मलिन कैसे हो गया। ठीक है, तो वो इस रिएक्शन की वजह से हो गया। ठीक है, इसमें जो ये रिएक्शन है, इसमें आयरन और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपने कॉपर लिया, आपने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट लिया। ठीक है, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, इन दोनों को रिएक्ट करवाया। ठीक है, रिएक्शन से क्या हुआ, जो ये सल्फेट था, आयरन ने क्या किया, आयरन ने इस सल्फेट को अपने कब्जे में लिया और कॉपर को धक्का मार के बाहर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, कॉपर तो अलग हो गया, इसके बाद सल्फेट से इसने दोस्ती कर ली। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं कि आयरन जो लोहा है, इसने कॉपर सल्फेट के विलेन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, यहाँ पे अलग कर दिया, कॉपर को यहाँ से धक्का मारा और ये विस्थापित हो गया। ऐसा, अब आप ये तो आप सोच ही रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, विस्थापन अभिक्रिया में जरूरी क्या है। सबसे पहले आपको पता ही है, ये विस्थापन तभी हो सकता है जब आयरन बहुत ज्यादा एक्टिव हो, मजबूत हो, जो धक्का मारने लायक हो, धक्का मार सके। ठीक है, तो आयरन जो होना चाहिए, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, आयरन मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, और कॉपर का यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ऐसी विस्थापन क्रियाएं जो होती हैं, 2 उदाहरण और दे रखे हैं यहाँ पे, जिंक और कॉपर सल्फेट का दे रखा है, आयरन की जगह बस जिंक आ गया है और कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, कौन विस्थापन कर सकता है, मतलब किसकी क्षमता होती है, जिसपे जो ताकतवर होता है वही विस्थापित कर सकता है। ताकतवर मतलब मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील तत्व है। देखो इसमें दे रखा है, जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तभी वह कॉपर के कंपाउंड या कॉपर के यौगिक से उसको विस्थापित कर सकते हैं। यार, कॉपर के घर में घुस के कॉपर को बाहर निकालना, ये तभी पॉसिबल होगा ना जब जिंक ज्यादा ताकतवर होगा, लेड यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा आयरन, तो आयरन, जिंक, लेड, ये तीनों ही है ना, ये आयरन, जिंक और लेड, ये चीजें एक बार इसमें कलर चेंज करके देख लेते हैं।
तो आयरन, जिंक और लेड, ये जो तीनों है, ये तीनों ही कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। तभी उसको घर घर से बाहर निकाल दिया और खुद घर में रहने लगा। मतलब खुद यहाँ पे सल्फेट के साथ, यहाँ पे क्लोराइड के साथ और यहाँ पे भी सल्फेट के साथ, ये तीनों में सल्फेट के साथ खुद का घर बना लिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन में अब विस्थापन जैसा ही एक दूसरी अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। मतलब अब द्वि का मतलब होता है दो, विस्थापन अभिक्रिया तो आपने अभी पढ़ा। तो द्विविस्थापन मतलब कि डबल डबल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होंगे, डबल विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है भाई, साइंस को सीखना है तो एक्सपेरिमेंट से ही सीखेंगे ना। तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट दे रखा है, सोडियम सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले रखा है और बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले रखा है। दो सॉल्यूशन, एक में यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लिया और एक में यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 ले लिया। ठीक है, अब इसको इसमें मिलाना शुरू कर दिया। अब क्या देखा आपने, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपने क्या देखा। तो आपने ये देखा कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, मतलब घुलनशील नहीं है। सफेद रंग का एक पदार्थ होता है जो यहाँ पे अगर रिएक्शन से समझे तो सोडियम सल्फेट पहले में लिया और दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिया तो इससे BaSO4 बन गया। BaSO4 जो कि एक सॉलिड है, प्रिसिपिटेट है या अविलेय है जल में। ठीक है, इसको अवक्षेप बोलते हैं या प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, प्रिसिपिटेटेड मटेरियल। और इस रिएक्शन को, जो पूरे रिएक्शन को, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक अविलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये नॉन सॉल्युबल मटेरियल, नॉन सॉल्युबल पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और तो इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जो पदार्थ होता है इसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये PPT से लिखते हैं। ठीक है, अब आपने ये शायद 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको बता दूंगा आपको। Na2SO4 जो होता है, इसमें Na में जो सोडियम सोडियम होता है इसमें +1 चार्ज होता है। ठीक है, और सल्फेट होता है इसमें -2 चार्ज होता है। तो अगर अब सोडियम सल्फेट बनाना है, इन दोनों को मिलाना है, तो ये दो से इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक यहाँ +1 है तो इधर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, ऐसे ही बेरियम में +2 चार्ज होता है, क्लोराइड में -1 चार्ज होता है। तो ये दो से इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे BaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaCl2। अब यहाँ पे दे रखा है कि बेरियम +2 और सल्फेट -2 की अपक्रिया में BaSO4 का अवक्षेप बनता है। BaSO4 का, ठीक है, अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेशन। तो वह अभिक्रिया है जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का दाम। अच्छा देखो, अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, सोडियम यहाँ पे किसने किसको धक्का मारा ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन, सोडियम जो था वो क्लोरीन के साथ चला गया और बेरियम जो था वो सल्फेट के साथ चला गया। तो दो डबल डबल यहाँ पे धक्का लगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको द्विविस्थापन बोलते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। सोडियम ने, दोनों लगभग बराबर के ताकतवर थे, तो सोडियम और बेरियम ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, एक दूसरे, ये इसके घर चला गया, वो उसके घर चला गया। ठीक है, अब ये हमने जो कल पढ़ा था लेड नाइट्रेट, ये वाली रिएक्शन हमने कल पढ़ी थी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम को मिलाया गया था ना। लेड नाइट क्रियाकलाप 1.2, अगर अपने बुक में अभी देख रहे होंगे तो क्रियाकलाप 1.2 दोबारा देख लेना। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, जिसको Ki से लिखते हैं, लेड नाइट्रेट जिसको PbNO3 वोल्टवाइज से लिखते हैं। इन दोनों का अगर रिएक्शन, इन दोनों के सोल्यूशन का रिएक्शन कराएं तो PbI2 बनता है, जिसको लेड आयोडाइड बोलते हैं, PbI2। ठीक है, ये पीले कलर का इसका अवक्षेप होता है। ये पूछ रहा है अवक्षेप का रंग क्या होता है, पीला होता है। और क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, लेड आयोडाइड। क्या अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको आप संतुलित, ये मैंने तो संतुलित कर ही रखा है। इसमें KNO3 का निर्माण होता है इधर, और ये एक्वस है, घुलनशील है।
नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये घुलनशील होता है, ठीक है। क्या यह भी द्विविस्थापन अपक्रिया है? आंसर है हाँ भाई, ये पोटेशियम चला गया, यहाँ पे पोटेशियम ये नाइट्रेट के साथ चला गया और लेड चला गया आयोडीन के साथ, तो ये दोनों आपस में विस्थापन हो गए, तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, हाँ है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। विस्थापन मतलब धक्के मार के बाहर निकालना, द्विविस्थापन मतलब दोनों एक दूसरे को धक्के मार के बाहर निकल रहे हैं, वो पहला वाला दूसरे के घर रह रहा है, दूसरा वाला पहले के घर रहने लगा। अब अगला जो है पॉइंट, उपचयन और अपचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो अब इसको भी एक्सपेरिमेंट से समझा रखा है कि आप कॉपर, कॉपर मतलब ये हिंदी में बोलते हैं तांबा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तांबा कैसे लिखेंगे, तांबा, है ना, तो हिंदी में इसको तांबा बोलते हैं। कॉपर चूर्ण की, अब यहाँ पे देखो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, किस कलर की परत चढ़ जाती है, कॉपर। अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेरे पास तांबा रखा हुआ है, तांबा को हवा में मैंने रख दिया तो उस पे किस कलर की परत चढ़ जाती है, तो काली परत चढ़ जाती है। जो लोहे पे जंग लग रहा है, लोहे पे जंग लगने से ब्राउन कलर का उस पे जंग लगता है ना, लोहे पे जंग का कलर पूछा है तो ब्राउन है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर के ऑक्साइड का परत है, वो अगर गर्म करें तो कॉपर कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें काली परत चढ़ जाती है, तो ये है उसका रिएक्शन, ये रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। रिएक्शन दे रखा है कि यहाँ पे कॉपर दे रखा है एक साइड, फिर ऑक्सीजन दे रखा है, और ये बोल रहा है तापन मतलब इसको गर्म करो तो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा, यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, मतलब ये जो तपन, ये जो गर्म पदार्थ मिला था कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन गैस, ये कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया गया, अभी भी बर्नर पे रखा ही हुआ है, गर्म हो रहा है, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न होती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, अब ये कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ गया, और इसके बाद ये कॉपर वापस से बन गया, तो ये कॉपर था और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना और इससे वापस कॉपर बन गया, तो जो यहाँ पे हुआ होगा उसका उल्टा यहाँ पे हो गया, ठीक है, दूसरी रिएक्शन में। पर ऐसा हो क्यों रहा है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं कि उपचयन हुआ है, ठीक है। जब किसी अपक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको बोलते हैं अपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन अगर बढ़ गया तो बोलेंगे उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर घट गया तो उसको बोलेंगे अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दूं मैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और इससे बना कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, इन दोनों की दोस्ती थी, ठीक है, बॉन्डिंग, मैंने बताया ना कि जब दो एक कंपाउंड बनता है तो इसमें बॉन्डिंग होती है, कॉपर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग थी, ठीक है। अब ये कॉपर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हुई, ये दोस्ती टूट के, ऑक्सीजन से इसकी दोस्ती टूट गई और ये अकेला पड़ गया बेचारा, ठीक है, कॉपर अकेला पड़ गया। तो जब ऑक्सीजन से दोस्ती टूटती है, मतलब ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में कमी आती है, ऑक्सीजन में कमी आती है तो उसको बोलते हैं अपचयन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ना मतलब उपचयन, ऑक्सीजन से दोस्ती घटना मतलब अपचयन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें समझ में आएगा। तो अब हम ऐसा देखेंगे कि एक ही अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता रहता है, एक ही अपक्रिया में उपचयन और अपचयन, और ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं, ये नाम याद रखना, रेडॉक्स अपक्रियाएं बहुत बार यूज होता है क्वेश्चन में, ये एग्जाम में सीधा पूछा था कि रेडॉक्स अपक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक
एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, ये आप परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। और इसको समझने के लिए मैं समझा देता हूँ। जैसे एक अभिक्रिया है, यहाँ पे देखो दे रखा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, और इससे कॉपर और वाटर जल बनता है, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड, ये पुरानी वाली अभिक्रिया ही है, कोई नया नहीं है। कॉपर ऑक्साइड में इसमें ऑक्सीजन कम हो गया, मैंने कहा ना दोस्ती टूट गई ऑक्सीजन से, तो इसका अपचयन हो गया। अब हाइड्रोजन ने दोस्ती कर ली, ऑक्सीजन को देखा खुला घूम रहा है, उसने बोला आ जाओ फ्रेंडशिप करते हैं, तो इसने ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर ली, तो इसका उपचयन हो गया। मतलब ऑक्सीजन से दोस्ती, उपचयन। ऑक्सीजन से दुश्मनी मान लो, एक तरह से दोस्ती कम हो गई, तो अपचयन, ठीक है। और ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेडॉक्स मतलब उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है एक ही रिएक्शन। अब ये दो और उदाहरण दे रखे हैं, इसमें जिंक दे रखा है और कार्बन। अब कार्बन ने, जिंक ने ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ी, तो इसका हो गया अपचयन। अब कार्बन ने ऑक्सीजन से दोस्ती जोड़ी, तो इसका हो गया उपचयन, ठीक है। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से दोस्ती तोड़ी, मैग्नीशियम ने, तो इसका हो गया अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ने दोस्ती जोड़ी, तो इसका हो गया उपचयन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब अब यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का, मैंने आपको एक क्वेश्चन उसमें बताया था पिछली क्लास में कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे पता ही है, जैसे दिख ही रहा है, भाई ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ रही है तो क्या होगा, उपचयन होगा। आप देख के बता सकते हैं, ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ी, ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, तो ये एमजीओ बन गया। एमजीओ बन गया मतलब इसमें इसका उपचयन हुआ है, ठीक है। अब इतना सारा पढ़ने के बाद एक प्रश्न आ रहा होगा मन में, ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्या लेना देना हमें विस्थापन, उपचयन, अपचयन, ठीक है, ये सारी चीजों से। तो इसका आंसर आपको इसी बुक में यहाँ 1.3 में दिया हुआ है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? इसमें से बहुत सारी चीजें आपने देखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या देखा है। जैसे आपने देखा है कोरोजन। कोरोजन संक्षारण बोलते हैं, जिसमें धातु मतलब घटने लगती है। जैसे लोहे को बोलते हैं कि लोहे में पानी में मत छोड़ो, हवा में मत छोड़ो खुला, नहीं तो इसमें जंग लग जाएगी, तो इसका क्षरण हो जाता है। क्षरण मतलब कि लोहे की लोहा घटने लगता है अपने आप, धातु का ह्रास होता है, ठीक है, क्षरण होता है, कोरोजन होता है। कोरोजन मतलब लोहे के केस में इसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है। ये हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है लोहा, तो ये जंग लग जाती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोहे की बनी चमकीली वस्तुएं चमचमाते हुए एक ट्रैक्टर या कुछ उसका सामान आता है, तो ये बहुत ही चमचमाता हुआ आता है। फिर लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है, जंग बोलते हैं, जंग लग गया, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो दिमाग में भी जंग लग जाएगा, तो दिमाग का यूज किया करो, ठीक है। और इसमें अब चांदी के केस में भी होता है। अब चांदी को आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा तो आप मम्मी से पूछना अपने, मम्मी जो पायल पहनती है ना वो चांदी की होती है। पायल पहनती है तो उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद पायल नई नई खरीदी भाई, चमचमाती हुई एकदम सफेद कलर की, सिल्वर कलर की पायल आती है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, उसमें उसका चमक घटने लगता है, चमक घटने लगता है, उसमें काला काला धब्बा पड़ जाता है बीच बीच में। वो क्या क्यों होता है, वो इसी के कारण होता है, ठीक है। जो अपचयन और उपचयन होता है इसके कारण होता है। आप ये आगे देखेंगे कैसे होता है। इसको टार्निश बोलते हैं, टार्निश मतलब चमक कम हो जाना चांदी का। तांबे, तांबा मतलब कॉपर, कॉपर के केस में क्या होता है, इसको पैटीना या पैटीना बोलते हैं, पैटीना बोलते हैं इसको। इसमें भी इसका मतलब वही है, कोरोजन को ही बोलते हैं। ये तीनों चीजें रस्टिंग, टार्निश और ये पैटीना, ये अलग अलग के केस में, जैसे लोहे के केस में रस्टिंग बोल देते हैं, ब्राउन कलर का होता है। सिल्वर के केस में ब्लैक कलर का होता है, इसको टार्निश बोल देते हैं। और कॉपर के केस में ग्रीन कलर का होता है, इसको पैटीना बोल देते हैं, पैटीना या पटीना। और ये कब होता है, ये नमी या आर्द्रता की वजह से होता है, इससे धातु का संक्षारण होता रहता है, मतलब धातु की घटने लगता है, ठीक है। अब
ये देखो, संक्षारण बहुत ही नुकसान करता है। संक्षारण क्या करता है, कार के ढांचे, जैसे नया नया गाड़ी खरीदो, पुल, ओवरब्रिज, जो पुल बनते हैं बहुत सारे, ये लोहे की रेलिंग होती है, जहाज होते हैं, याद, ये सभी का क्षति होने लगता है। मतलब ये आपस, लोहा कमजोर होने लगता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है जंग लगने से। इसलिए बोलते हैं लोहे को पेंट करते रहो। जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते रहो, पेंट करते रहो लोहे को, समय समय के बाद पेंट करते रहो। पेंटिंग क्या करता है, रस्टिंग को रोकता है। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आपने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा होगा। एक आयरन पिलर है इंडिया में, ठीक है, बहुत पुराना है, 2000 साल का पुराना है। ये लोहे का स्तंभ है, लौह स्तंभ बोलते हैं। ये कहाँ पे है? ये एक ऐसा स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगती। 2000 साल पहले का है, इसमें जंग नहीं लगती। क्वेश्चन ये आपको बताना है। ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगा। अगर आपने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। तो लौह स्तंभ जो होता है, ये कहाँ पे है इंडिया में, किस जगह पे? ठीक है, ये बताना आपको। अब अगला पढ़ते हैं, विकृत गंधिता। ये नाम बहुत ही अजीब लगा मुझे भी, पहली बार मैं सुना हूं इसको, विकृत गंधिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब ये आपने नाम भले ना सुना हो, लेकिन इस चीज को देखा होगा। मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाया। अब मान लो सब्जी बनाया, तैलीय चीज, कोई भी ऑयली या फैट वाली चीज, सब्जी बनाया। अब सुबह की सब्जी आपने सुबह खाई नहीं, शाम को खाई नहीं, अगले दिन सुबह क्या होगा, उसमें अजीब तरह के गंध आने लगेगी। ठीक है। जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं, उसमें उपचयन होता है, उपचयन की वजह से ही गंध आने लगती है। ठीक है, लंबे समय तक जब रखा जाता है। तो इसमें बोलते हैं, अब इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको समझ में आ गया गंद क्यों आता है, उपचयन की वजह से गंद आता है। ठीक है, फैटी या फिर ऑयली चीजों में, सब्जी में हो गया या पूड़ी में हो गया। बोलते हैं तैलीय चीज को ज्यादा, मतलब तुरंत का तुरंत खा लो, वो अच्छा है। गर्मा गर्म रखने से बासी सब्जी, जो स्टेल इसको बोलते हैं, बासी मतलब स्टेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे यही पूछता हूँ, बासी सब्जी में किस कारण से गंध आने लगती है? तो कारण क्या है, उपचयन हो जाता है। ठीक है, उपचयन की वजह से गंध आने लगती है। गंध को रोकने के लिए इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, जिससे वो गंध को रोका जा सके, कम आ सके। या फिर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ना वायु रोधी, मम्मी को बोलना कि वायु रोधी बर्तन, मतलब एयर टाइट कंटेनर जो रखे, जिसमें हवा ना जा सके अंदर, ऐसे कंटेनर में मम्मी को बोलना रखने के लिए। इससे सब्जी जल्दी से खराब नहीं होगी, मतलब उसकी जो गति होती है खराब होने की, वो धीमी हो जाएगी। तो आप सुबह की सब्जी शाम को भी खा सकते हैं। वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक तरीका है। एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर एक तरीका है, जिससे उसको गति को धीमे किया जा सकता है, वो जल्दी से खराब नहीं होगी। अब आपने चिप्स बहुत खाए होंगे, ठीक है, चिप्स में हवा भरी जाती है। बहुत लोग को लगता होगा कि हवा सिर्फ इसलिए भरी जाती है कि मतलब जिससे चिप्स कम रहे और हवा से वजन ज्यादा हो जाए, और इससे उनका फायदा हो कंपनी का। नहीं, चिप्स में हवा जो भरी जाती है, उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को, क्योंकि चिप्स तैलीय होती है ना, तली हुई पदार्थ, फैटी, तो इसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बहुत ही सक्रिय नहीं है, अक्रिय गैस है नाइट्रोजन, उतनी जल्दी अक्रिया नहीं करती। तो इसीलिए चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता। ठीक है, तो चिप्स के उपचयन को रोकने के लिए, चिप्स के खराब ना हो इसके लिए हमने ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये पूछे कि चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन भरोगे तो ऑक्सीजन रिएक्शन करके चिप्स को खराब कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कल ही अब हमने देखा था कि आयरन सल्फेट, आयरन क्या करता है, अच्छा ये तो आज ही देखा है। ठीक है, आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है, इससे विलेन का रंग बदल जाता है। अब क्वेश्चन पड़ता है कि भाई आयरन क्यों विस्थापित कर देता है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव, आपने दारा सिंह का नाम सुना है ना, बहुत ही हिम्मती है। ठीक है, नहीं सुना तो आपने ये देखा होगा, रामायण में जो हनुमान का रोल किया था ना, दारा सिंह ने किया था हनुमान, आपने देखा होगा। उसमें हनुमान ने बहुत सारे काम किए थे, लंका में आग लगा दी थी और ऐसी चीजें, तो ये दारा सिंह का काम था। ठीक है, तो दारा सिंह बहुत ही मेहनती है। तो ये मतलब आयरन ऐसे ही बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव है, तो इसलिए ये कॉपर को विस्थापित कर देता है।
ठीक है, जो ताकतवर होगा वो कॉपर को घर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, हमने जिंक देखा था, लेड देखा था, अभी जस्ट देखा है। ठीक है, और एक हमने देखा कि ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, किसका उपचयन हुआ, अब किसका अपचयन हुआ। उपचयन मतलब मैंने बताया कि ऑक्सीजन से दोस्ती हो गई, और अपचयन मतलब वो दोस्ती टूट गई, दुश्मनी हो गई एक तरह से। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हमने सीखा। तो हमने ये सीखा कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, एक अभिकारक, एक उत्पाद, और एक भौतिक अवस्था उसकी। जैसे मैं लिखूं ए प्लस बी से सी बनता है, तो इसमें जो पहला पार्ट है एरो के बाईं तरफ, इसको बोलते हैं अभिकारक। जो दाईं तरफ पार्ट है इसको बोलते हैं उत्पाद। बाईं तरफ अब इसमें ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये भौतिक अवस्था बताता है। जैसे ए है सॉलिड, बी है गैस, और सी लिक्विड। रासायनिक, अब ये क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया का संतुलन क्यों आवश्यक है। क्योंकि परमाणुओं की संख्या किसी भी अभिक्रिया में समान होती है दोनों तरफ। लेफ्ट साइड और राइट साइड में परमाणु की संख्या समान होती है, कोई भी नया परमाणु नहीं बनता रासायनिक अभिक्रिया में, और कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होता। ठीक है, और अब इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनेगा। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा होता है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हमने देखा जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन होती है। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया, जो ज्यादा ताकतवर है या ज्यादा रिएक्टिव है, वो कम रिएक्टिव वाले तत्व को यौगिक से बाहर उठा के फेंक देता है और खुद घर में रहने लगता है। ठीक है, हमने ये देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो दो बंदों की लड़ाई होती है, एक दूसरे के घर में रहने लगते हैं। ठीक है, और हमने देखा अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें एक अविलेय नॉन सोल्यूबल लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का निर्माण होता है, जिसको पीपीटी से लिखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना मैंने बताया उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का घटना मैंने बताया अपचयन कहलाता है। या इसका उल्टा, ऑक्सीजन का उल्टा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का घटना उपचयन होता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। आप एक ही चीज याद रखिए कि भाई ऑक्सीजन से दोस्ती मतलब उपचयन, ऑक्सीजन से दुश्मनी या ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप करना अपने खुद मन से, एक बार दोबारा पढ़ के और अच्छे से। जो चीजें इसमें नहीं समझ में आएगी उसको मैं वापस से डिस्कस कर दूंगा, और हो सकता है मैं इस पे एक क्लास भी बना दूं जिसमें से इसका सारा का सोल्यूशन मैं दे दूं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, अगले चैप्टर अगली क्लास।